Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article talks about how life on Earth started. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, या आप कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी प्रश्न है। मोस्ट इनिग्मेटिक फिनोमिना है लाइफ ऑन अर्थ। इनिग्मेटिक या रहस्यमयी इसको मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज साइंस टिल डे हैज नॉट बीन एबल टू गिव अ कंक्लूसिव आंसर टू दिस क्वेश्चन, और भविष्य में भी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा इसकी भी कोई गारंटी है नहीं। लाइफ क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसको लेकर के बस हाइपोथेसिस है। मतलब एक तरीके से एक वेग सा आइडिया है। देर इज नो कंक्लूसिव थ्योरी, नो कंक्लूसिव आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो भी हाइपोथेसिस हैं वो सब बस एक तरीके से अनुमान लगाते हैं कि किस तरीके से लाइफ की शुरुआत हुई होगी, बट अभी भी एग्जैक्ट तरीके से बता पाना कि लाइफ क्या है ये नहीं हो पाया है। जिस दिन भी साइंस इस बात का पता लगा लेगा कि लाइफ क्या है, इसकी कैसे शुरुआत हुई, तो फिर हम लोग मुर्दे में भी जान डाल पाएंगे और फिर हम लोग इमोर्टल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक तो इसके बारे में साइंस को कुछ पता है नहीं। देयर आर मेनी हाइपोथेसिस, एज आई सेड, कि कैसे लाइफ की शुरुआत हुई होगी। हाइपोथेसिस मतलब एक अंदाजा। अब जितने भी हाइपोथेसिस हैं बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले हम लोग देखेंगे जो इस करंट आर्टिकल से भी रिलेटेड हैं। बट जितने भी हाइपोथेसिस हैं सब एक बेसिक बात से अग्री करते हैं कि लाइफ की शुरुआत अर्थ के ऊपर हुई है फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं और फिर समहाउ उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर लाइफ की शुरुआत हुई इन बेसिक फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन थ्रू इवोल्यूशन वी आर इन द करंट स्टेट ऑफ लाइफ। लेकिन लाइफ का प्रिकर्सर है, यानी कि लाइफ से पहले बना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे हाइपोथेसिस अग्री करते हैं। तो क्या होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, पहले वो समझते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब वो तमाम मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, जिनके अंदर ये बेसिक एटम्स हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, जिसमें इन तमाम एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हुई है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेनली 4 तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही लाइफ की शुरुआत हुई है, ऐसा क्यों मानते हैं साइंटिस्ट? क्योंकि सारे लिविंग एंटिटीज के अंदर ये 4 तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेनली 4 तरीके के हैं और ये लिविंग एंटिटीज में देखने को मिलते हैं। दैट इज वाई साइंटिस्ट बिलीव कि लाइफ मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें ये सारे एटम्स हैं, बट इन एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे देर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। पहले हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं ओनली। बट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2:1 रहता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्टार्च या सेल्यूलोज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी स्टार्च या सेल्यूलोज होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में स्टार्च या सेल्यूलोज होता है, विच इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिस फॉर्म में होते हैं उसको कहा जाता है प्रोटीन। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ atoms carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometimes sulfur also. कलेक्टिवली जिस मॉलिक्यूल्स को हम लोग प्रोटीन कहते हैं, असल में वो हैं एमिनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स टुगेदर आर नोन एज प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी किसी भी लिविंग एंटिटी के ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए, कहीं अगर कोई डैमेज हो जाता है, कहीं इंजरी हो जाती है, साथ ही साथ रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट अपने बॉडी को डिफेंड करने के लिए जो इम्यून सिस्टम होता है, उसमें भी प्रोटीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर होते हैं लिपिड्स विच इंक्लूड्स फैट्स एंड ऑयल्स। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, बट इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन कहीं ज़्यादा होती है।
यहाँ पे कैसा है, कार्बन और हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज 1:2:1। बट यहाँ पे लिपिड्स एंड फैट्स के अंदर, लिपिड्स यानी कि फैट्स और ऑयल्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। बट हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन कहीं गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, ये है लिपिड और ये है कार्बोहाइड्रेट। अभी यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक प्रोपोर्शन है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इनको कहा जाता है लिपिड्स विच कलेक्टिवली आर फैट्स एंड ऑयल्स। लिपिड जो हैं दे ऑल्सो हेल्प इन एनर्जी स्टोरेज। हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट्स के बॉडी के अंदर जो सेल होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन बनाता है लिपिड्स। उसके अलावा हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड्स के ही फॉर्म में होते हैं। फिर होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ सुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लिक एसिड जो है या तो डीएनए के फॉर्म में होगा या तो आरएनए के फॉर्म में होगा। न्यूक्लिक एसिड्स दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो अभी तक हमने बस ये सीखा कि देर आर मैनी हाइपोथेसिस दैट ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ लाइफ ऑन अर्थ मस्ट हैव ओरिजिनेटेड। कोई भी कंक्लूसिव आंसर है नहीं, बट सब इस बात से जरूर अग्री करते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के चार टाइप भी हमने देख लिए। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही लाइफ की शुरुआत हुई है, एंड दैट इज वाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब ही होता है लाइफ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं बिकॉज लाइफ स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हाइपोथेसिस पे आते हैं, क्या क्या हाइपोथेसिस दिए गए हैं रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। वन ऑफ द अर्लीस्ट हाइपोथेसिस इज गिवन बाय डार्विन। डार्विन वही है जिन्होंने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है थ्रू हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन की तो मेन थ्योरी वही है, इवोल्यूशन को, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। बट डार्विन ने एक लेटर लिखा था अपने एक फ्रेंड जोसेफ हुकर को, जिसमें उन्होंने बात की है, क्योंकि डार्विन कुड ऑल्सो नॉट कंक्लूसिवली सजेस्ट कि हाउ लाइफ हैज ओरिजिनेटेड। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे इवोल्यूशन तो बताया, बट लाइफ कैसे शुरुआत हुई उसके लिए उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी है, कोई थ्योरी पब्लिश नहीं की है। उन्होंने बस एक लेटर लिखा था अपने एक फ्रेंड को, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, इन दिस लेटर डार्विन स्पेकुलेटेड कि देयर मस्ट बी सम पॉन्ड इन द अर्ली फेज ऑफ अर्थ। जब अर्थ बना होगा उसके बाद अर्थ के ऊपर जरूर कुछ इस तरह के पॉन्ड्स होंगे, वार्म लिटिल पॉन्ड, इसीलिए इसका नाम है डार्विन्स वार्म लिटिल पॉन्ड हाइपोथेसिस। उस पॉन्ड के अंदर अमोनिया होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड अमोनिया, फॉस्फेरिक साल्ट्स होंगे, और फिर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग एंड हीट एंड लाइट, ये अमोनिया, फॉस्फेरिक साल्ट्स, ये सब आपस में रिएक्ट करके, मीथेन वगैरह रिएक्ट करके कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले बनाए होंगे। फिर ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अंडर हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी रिएक्ट करके उन्होंने फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे, जिनको हम लोग कह रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स, और फिर लाइफ की शुरुआत हुई होगी। आई जस्ट होप कि आपको एक बात समझ आ रही है कि बायो मॉलिक्यूल्स बना देना अपने आप में काफ़ी नहीं है लाइफ की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि हम लोग लैब के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स तो बनाते हैं, जो केमिकल शॉप्स हैं, मेडिसिन शॉप्स हैं, केमिस्ट के शॉप्स, वहाँ पे कई सारे दवाइयाँ तो बिकती हैं, प्रोटीन बिकता है, लिपिड्स बिकते हैं, राइट। तो लैब के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स तो आज तक बनाया जा चुका है, बट बायो मॉलिक्यूल्स से लाइफ की कैसे शुरुआत हुई, इसको लेकर के कोई भी साइंटिस्ट अभी तक कुछ कह नहीं पाया। लेकिन हाँ, बायो मॉलिक्यूल्स कैसे बने स्टार्टिंग में, उसको लेकर के अलग अलग हाइपोथेसिस है। दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड आई स्टार्टेड विद दिस आइडिया ओनली कि लाइफ इज द मोस्ट इनएग्मेटिक फिनोमेना। बायो मॉलिक्यूल्स कैसे बने इसी को लेकर के हाइपोथेसिस है, उससे लाइफ कैसे आई ये लेकर के अभी भी कोई कंक्लूसिव थ्योरी है नहीं। अगर जिस दिन भी हमारे साइंटिस्ट इसको डिकोड कर लेते हैं कि बायो मॉलिक्यूल से लाइफ कैसे बनी, तो फिर हम भी इमोर्टल हो सकते हैं। जब हमारी जान चली जाएगी, वेन एवर वी आर डेड, वापस से लाइफ क्रिएट करके हमारे अंदर डाल दिया जाएगा, राइट। बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। बट सारे जो हाइपोथेसिस है वो ये बता रहे हैं कि पहले बायो मॉलिक्यूल्स कैसे बने होंगे। तो बायो मॉलिक्यूल्स बनने के लिए जो हाइपोथेसिस दिया डार्विन ने वो था वार्म लिटिल पॉन्ड हाइपोथेसिस। इस तरीके से बॉन्ड होगा उसमें, बिकॉज ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, बेसिक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिएक्ट कर करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए।
फिर एक और हाइपोथेसिस है प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जब हमारा अर्थ बना तो अर्थ के अर्ली टाइम में जो ओशंस थे दे वेर रिच इन organic compounds like methane, ammonia, hydrogen, and water vapor. And they were rich in these organic compounds, the early Earth's ocean. उन्हीं को कहा गया प्राइमोर्डियल सूप। तो स्टार्टिंग के टाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सूप था हमारा अर्थ का ओशन। और वो फिर ओशन जो है वो लाइटनिंग के कारण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए, जैसे अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स, एंड दैट लेड टू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अगेन बात वही है, आप ध्यान से देखें तो डार्विन और ये प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। डार्विन ने कहा वार्म लिटिल पॉन्ड, ये लोग कह रहे हैं अर्थ का ओशन दैट वाज बेसिकली प्राइमोर्डियल सूप, एंड विथ lightning and ultraviolet radiations and all, there led to formation of amino acids and that led to beginning of life। जो क्रिटिकल स्टेज है वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि कैसे बायोमोलिक्यूल से लाइफ की शुरुआत हुई। हाँ, लेकिन इस प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी है। इसका नाम है मिले उरे एक्सपेरिमेंट दैट वाज कंडक्टेड इन 1952, जिसमें दिखाया गया, इस एक्सपेरिमेंट को लैब में किया गया ऑफ कोर्स, जिसमें दिखाया गया कि अगर हम लोग किसी लैब के अंदर जो बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन के बेसिक मॉलिक्यूल्स, उनको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के विसिनिटी में रखें, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये बल्ब आप देख रहे हैं, इस बल्ब के अंदर बेसिक हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, एक तरफ एक इलेक्ट्रोड रख दिया पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव रख दिया, तो बीच में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास करेगी ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो ये जो बेसिक हाइड्रोकार्बन्स हैं दे कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स लाइक अमीनो एसिड्स एंड ऑल विच आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता हुआ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, जिसने दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी से बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से फिर ये कंक्लूजन और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ कि स्टार्टिंग में अर्थ के अंदर जो ओशंस थे, उस ओशंस में जो बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये लाइटनिंग के प्रेजेंस में, क्लाउड से आने वाले लाइटनिंग के प्रेजेंस में ये सब कन्वर्ट हुए होंगे इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट हैव लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। बट ये जो मिले ओरे एक्सपेरिमेंट है या प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस है, इसको लेकर के एक चैलेंज भी आया कि लाइटनिंग तो कभी कभार होती है, लाइटनिंग इज इनफ्रीक्वेंट, सो हाउ कैन लाइटनिंग लीड टू जनरेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट सच ए लार्ज स्केल। इतने लार्ज स्केल पे लाइफ की शुरुआत कैसे कर सकता है सिर्फ लाइटनिंग। लाइटनिंग से ये सब कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, लेकिन अगर लाइटनिंग बार बार होती तब जाकर के आप कहते कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने और वो आपस में कंबाइन होकर के लाइफ की शुरुआत हुई। बट एक आधा बार लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग तो ऐसे ही होती है आज भी, और कुछ बेसिक अगर बायोमोलिक्यूल्स बने भी तो फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद डिस्पर्स हो जाएंगे, दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू एक्यूमुलेट ओवर ईच अदर टू ब्रिंग अ लार्जर फॉर्म ऑफ लाइफ। So that was main challenge associated with this primordial soup hypothesis and Miller-Urey experiment associated with this hypothesis कि लाइटनिंग से इस लार्ज स्केल पे लाइफ बनना थोड़ा कठिन है, क्योंकि लाइटनिंग से अगर बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे भी तो वो फिर से डिस्पर्स हो जाएंगे। अब ये करंट टाइम में एक नया हाइपोथेसिस सजेस्ट किया गया है, जिसका नाम है माइक्रो लाइटनिंग इन वाटर ड्रॉपलेट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस बिल्कुल रिसेंटली पब्लिश हुई है, 2024 में पब्लिश हुई है। आज के इस आर्टिकल में, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में इसको डिस्कस किया गया है, तो इसीलिए हम लोग भी ये देख रहे हैं। इस आर्टिकल के हिसाब से ये बात सही है कि चार्जेस के फ्लो होने से बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बट ये चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लो जो है, दैट हैज नॉट कम फ्रॉम क्लाउड्स या नेचुरल लाइटनिंग, इट हैज बीन आउटकम ऑफ माइक्रो लाइटनिंग बिकॉज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। और वाटर ड्रॉपलेट्स तो हर जगह होते हैं, राइट? ये देखिए,
वाटर ड्रॉपलेट्स तो ओशन के ऊपर भी थोड़े बहुत निकलते रहते हैं, हर एक वाटर बॉडी के ऊपर थोड़े बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। और वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या होता है कि जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स ब्रेक होते हैं, एक बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट जब ब्रेक होता है इनटू टू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, तो उसमें से भी जो रिजल्टेंट ड्रॉपलेट्स हैं, ब्रेक होने के बाद जो दो ड्रॉपलेट्स बने वाटर के, उसमें से जो रिलेटिवली बड़ा वाला ड्रॉपलेट है वो पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है, और जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज के हो जाते हैं। तो जब जब वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में ब्रेक होते हैं तो इफेक्टिव लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स। और ये चार्ज पार्टिकल जो हैं, फिर इनके मूवमेंट के कारण बनता है छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी, जिनको कहा जाएगा माइक्रो लाइटनिंग। ये जो क्लाउड से होने वाली लाइटनिंग है वो तो लार्ज स्केल पे होती है, बट वो इनफ्रीक्वेंट होती है, कभी कभार होती है। ये जो करंट हाइपोथेसिस है वो ये कह रहा है कि क्लाउड से होने वाली लाइटनिंग के कारण लाइफ फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स, बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स आर एवरीवेयर, ये तो हर जगह है। ओशन से निकला, कहीं रिवर से निकला, और वाटर ड्रॉपलेट जब ब्रेक होते हैं तो दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज माइक्रो लाइटनिंग। और इस तरह की माइक्रो लाइटनिंग हर वक्त होते रहती है एटमॉस्फेयर में। और इसी कारण से जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो लाइटनिंग, ये सारे के सारे बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गॉट कन्वर्टेड इनटू बायोमॉलिक्यूल्स, लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, एंड दैट लेड टू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। बट आई जस्ट होप कि आपको ये बात तो अभी तक समझ आ ही रही है कि ये सारे हाइपोथेसिस बस ये बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बने होंगे। कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, बट इनसे लाइफ कैसे आ गया, इसको लेकर के अभी तक कोई कंक्लूसिव आर्गुमेंट है नहीं, और पता नहीं कभी हो भी पाएगा या नहीं। बट इसी को लेकर के बहस है, क्योंकि नेचुरली तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे एटम्स या गैसेस थे, उनसे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बने, उसी को लेकर के एक्सप्लेनेशन सारे दिए गए हैं। अब ये जो डिस्कशन है इसके बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पीएम इंटर्नशिप स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है पीएम इंटर्नशिप स्कीम? देखिए, पिछले साल जब बजट रखा गया था, यानी कि साल 2024-25 के लिए जब बजट रखा गया था, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव अनाउंस की थी भारत सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने इनफैक्ट, कि एक अलग से पैकेज लाया गया है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उस पैकेज का नाम था प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लास्ट ईयर्स बजट। अंडर दिस प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम था पीएम इंटर्नशिप स्कीम। तो दिस पैकेज इज ए लार्जर वन। इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट था पीएम इंटर्नशिप स्कीम। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत देश के 1 करोड़ यूथ को भारत के 500 टॉप कंपनियों के अंदर इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इंटर्नशिप करेंगे तो उससे उनकी स्किल्स इंप्रूव होगी, जिससे फिर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होगी। इंटर्नशिप स्कीम का ये भी मकसद था कि अकेडमिया और इंडस्ट्री का जो मिसमैच है उसको ब्रिज किया जाए। अकेडमिया मतलब कॉलेजेज में जो पढ़ाया जाता है, और इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट है, उसके बीच में काफ़ी गैप है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए, ब्रिज करने के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर 2024-25। अब पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत जो इंटर्न्स होंगे उनको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ, जिसमें से 4,500 रुपए 4,500 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एंड ₹500 एडिशनल, यानी कि 5,000 रुपए में से 4,500 रुपए सरकार देगी, 500 रुपए जो है वो कंपनी देगी, जिस कंपनी में भी उनको इंटर्नशिप दी गई है। बट कंपनी जो भी पैसे देगी अंडर दिस इंटर्नशिप स्कीम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर एक कंपनी जिसकी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट है, उसको अपने प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ स्पेंड करना होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज के प्रति कुछ पॉजिटिव काम करने के लिए। जैसे
रोड के अलोंग पेड़ लगा दिए, कहीं पीने का कुछ पानी का अरेंजमेंट कर दिया। तो ये सब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक कंपनी जिसकी 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट है फॉर लास्ट 3 ईयर्स ऑन एन एवरेज, उसको करना होता है। उसको अपने प्रॉफिट का 2% CSR में इन्वेस्ट करना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पेंड करना होता है। नाउ अंडर दिस PM इंटर्नशिप स्कीम, अगर कंपनी इंटर्न को पैसे देती है, स्टाइपेंड देती है, कंपनी को सिर्फ 500 रुपये देना है, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ CSR फंड। उसके अलावा 6,000 रुपये वन टाइम ग्रांट भी मिलेगा। 5,000 रुपये तो पर मंथ मिलेगा ही, जिसमें से 4,500 रुपये सरकार देगी और 500 रुपये कंपनी देगी, एंड कंपनी के लिए वो CSR फंड का हिस्सा होगा। प्लस वन टाइम 6,000 रुपये और मिलेंगे एज इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग या फूडिंग के लिए जब ज्वाइनिंग के टाइम में, to the intern, that also will be given. This one time grant also will be given by the government under this PM internship scheme. Who is eligible for internship? तो देश के जो भी यूथ हैं, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको इस PM इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत इंटर्नशिप का मौका दिए जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि यूथ की स्किल इंप्रूव हो और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव हो। बट हाँ, अलग अलग कंपनियों का अपना खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। अब करंट न्यूज़ ये है कि PM इंटर्नशिप स्कीम में फेज 1 में प्रोग्रेस दिखा है, बट उस हिसाब से नहीं दिखा है जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल में 1 करोड़ यूथ को PM इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड किया जाना है। बट इन फेज 1, यानी कि लगभग 1 साल में सिर्फ 82,000 ऑफर्स वेयर मेड। अब 5 साल में 1 करोड़, मतलब 1 साल में कितने होने चाहिए? 20 लाख होने चाहिए। लेकिन 1 साल में कितने ऑफर्स दिए गए हैं इंटर्नशिप के? सिर्फ 82,000। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुई है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैज अर्ज्ड कंपनीज टू पार्टिसिपेट मोर इन PM इंटर्नशिप स्कीम। उन्होंने कहा है कि इट्स अ नेशनल कॉज, देश के लिए कंपनियों को PM इंटर्नशिप स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने PM इंटर्नशिप स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़े से बदलाव कर दिए हैं टू मेक इट मोर एफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, एक PM इंटर्नशिप स्कीम मोबाइल ऐप ला दिया गया है। एक डैशबोर्ड है PM इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल पे, उसको और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है, ताकि यूथ आराम से लॉगिन करके देख पाएँ कि उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। रेफरल प्रोग्राम भी लाया गया है, मतलब अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी कजन को आप रेफर कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अंडर PM इंटर्नशिप स्कीम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्रिएटर्स इकोनॉमी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है क्रिएटर्स इकोनॉमी? देखिए, जो भी इंटरनेट फैसिलिटेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं आजकल, इसी ने मान लीजिए कोई कंटेंट बनाया, जैसे मैं ही क्या कर रहा हूँ अभी, यूट्यूब पे वीडियोस बना करके डाल रहा हूँ, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ क्रिएटर्स इकोनॉमी। There are content creators, influencers who earn revenue from their creations. मेरे केस में तो revenue does not come from this YouTube video, but in general if revenue comes then it will be part of creators economy, because economy का मतलब ही है production of goods and services that are having some monetary value, right? तो creators economy मतलब internet facilitated content creating activity जिससे revenue generation होता है, उसको कहा जाएगा creators economy। अब क्रिएटर्स इकोनॉमी इज फैसिलिटेटेड या सपोर्टेड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट ऑडियंस इंगेजमेंट। क्रिएटर्स इकोनॉमी के एग्जांपल हो सकते हैं यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब। क्रिएटर्स इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं? मेनली गिग इकोनॉमी होता है। गिग इकोनॉमी मतलब क्रिएटर्स वर्क इंडिपेंडेंटली एज फ्रीलांसर्स, उनके ऊपर कोई लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अनलाइक ट्रेडिशनल जॉब्स। एंड इट इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑल्सो। इसमें एल्गोरिथम, AI बेस्ड, डिजिटल मार्केटिंग, ये तमाम चीज़ें होती हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रीच ऑफ द कंटेंट। ये सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। अब हाल फिलहाल में भारत सरकार ने सीइंग द करेंट ट्रेंड ऑफ राइज ऑफ क्रिएटर्स इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड, भारत सरकार ने फैसला किया है कि $1 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे टू सपोर्ट इंडियाज क्रिएटर्स इकोनॉमी, जिसमें देश के क्रिएटर्स के स्किल को इन्हांस किया जाएगा, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी को इंक्रीज किया जाएगा, और साथ ही साथ उनको ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर मिले और ग्लोबल मार्केट को वो पेनिट्रेट कर पाए, उसके लिए भी सपोर्ट दिया जाएगा अंडर दिस न्यू इनिशिएटिव। इस टॉपिक
के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में कि क्या होता है क्रिएटर्स इकोनॉमी, इसके एडवांटेजेस बताइए। अच्छा, डिसएडवांटेजेस भी पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको लिखना होगा। जैसे अभी आपने देखा ना, इंडिया गॉट लेटेंट एंड ऑल, इन द नेम ऑफ कंटेंट क्रिएशन समटाइम्स मेनी सच एक्टिविटीज आर डन which in general goes against the cultural values of a society। कभी कभार देश की नेशनल सिक्योरिटी के भी अगेंस्ट जाता है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी लीक हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे तो वैसे एडवांटेज पूछा है, बट डिसएडवांटेजेस भी आप से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीएम युवा स्कीम 3.0 या 3.0, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है सीधा सीधा आपसे पूछ ले क्या है पीएम युवा स्कीम। पीएम युवा स्कीम के अंतर्गत यंग ऑथर्स, स्पेशली 30 साल से कम उम्र के ऑथर्स को सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर हमारे देश के अंदर प्रिजर्व रहे। तो पीएम युवा स्कीम ऑथर्स के लिए है, रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर को सस्टेन करने के लिए। इट विल ट्राई टू डेवलप ए स्ट्रीम ऑफ राइटर्स ऑन डिफरेंट हु आर राइटिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट फेसेट्स ऑफ इंडिया। मेनली उन ऑथर्स को सपोर्ट किया जाएगा अंडर पीएम युवा स्कीम जो इंडियन डायस्पोरा के कंट्रीब्यूशन और नेशन बिल्डिंग पे लिखते हैं, अलग अलग बुक्स वगैरह या जर्नल्स लिखते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उस पर लिखते हैं, एंड मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनके ऊपर लिखने वाले युवाओं को अंडर 30 ऑथर्स को सपोर्ट किया जाएगा अंडर पीएम युवा 3.0 स्कीम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैनहर्स से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट प्राइमरली फॉर टूम्ब स्टोन्स, इट इज फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड अदर पर्पसेस ऑल्सो। फाइव आइज इंटेलिजेंस में तो तीनों ही थे मेंबर। बालोचिस्तान डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ इंडिया। बाकी सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड बी एंड टी सेल्स जो है, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।